So hi everyone, welcome back to this channel. In this channel you are going to understand the key concepts in the most easiest way possible. So currently we are going with the pharmacology of semester 4th and today we are going to discuss the topic antidepressants. So till now we have covered the number of topics like anti-epileptics, antipsychotics and anesthesia, muscle relaxants. So now it's turn for antidepressants. So let's start with the topic. So you must have the basic understanding like what are antidepressants. So those agents or drugs which act against the depression, है ना. तो मतलब जो जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उन केसेस में हम उनको कौन से ड्रग्स देते हैं, एंटीडिप्रेसेंट्स. अब पहले तुम्हें पता होना चाहिए डिप्रेशन होता कब है. तो देयर आर सम केमिकल्स इन आवर ब्रेन जिनको जो है सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन. तो जब इनका नंबर, इनका लेवल, इनका अमाउंट हमारे ब्रेन में कम हो जाता है ना, तो तब एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन. कम हो जाना या कहूँ इम्बैलेंस हो जाता है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा या कम, मोस्टली हम कहते हैं कम हो जाता है जब, तो फिर क्या आता है, डिप्रेशन. तो ये था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो अब एंटी डिप्रेसेंट्स हम क्यों देंगे कि बस ये सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जो है मेंटेन हो. कम है तो वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा नहीं उतना हो जाए जितना रिक्वायर्ड है ताकि पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सके. ठीक है. तो इन एंटी डिप्रेसेंट्स का मेन पर्पस यही है कि टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ दीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स और केमिकल्स. क्लियर. सो एंटी डिप्रेसेंट्स आर द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. और भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, पैनिक डिसऑर्डर्स वगैरह वगैरह. सो दे बैलेंस ब्रेन केमिकल्स लाइक सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन विच रेगुलेट मूड, इमोशंस एंड बिहेवियर. ये वाले जो जितने केमिकल्स अभी मैंने 3 का नाम लिया है, इन दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग आर मूड, आर इमोशंस एंड आर बिहेवियर. तो अगर ये कम हो गए तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन ही होगा. तो अब ये कैसे है, अब पर्सन को इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स दे तो रहे हैं, पर ये कैसे कैसे चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, है ना. तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो पढ़ो पहले. एंटी डिप्रेसेंट मेनली एक्ट बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच आर सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन इन द ब्रेन साइनेप्सेस. से एक्ट कर रहा है, दे ब्लॉक री अपटेक. सो मोर न्यूरो ट्रांसमीटर्स स्टे इन द साइनेप्स. इसका क्या मतलब है, होता क्या है, कई बारी होता क्या है कि यहाँ पर होना क्या था, ये वाला जो है ना, ये नर्व एंडिंग ने अपना जो भी ये केमिकल्स हैं इसने यहाँ पर छोड़ने थे, फिर यहाँ से ये केमिकल इस न्यूरॉन तक पहुंच जाने थे और फर्दर सिग्नल आगे आगे रिले होना था. बट कई बार पता क्या होता है, वो यहाँ पर छोड़ तो रहा है अपने केमिकल्स, पर इस साइनेप्टिक स्पेस से वो दोबारा से रीअपटेक करी जा रहा है. ये वाला नर्व एंडिंग दोबारा से इस साइनेप से रीअपटेक कर रहा है. तो हो क्या रहा है, ऑटोमेटिकली उन केमिकल्स का जो अमाउंट है वो कम ही तो हो रहा है. और अगर वो कम हो रहा है तो पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है. तो बस हमने इस रीअपटेक को इनहिबिट करना है. तो पहला मैकेनिज्म तो यही है, दे ब्लॉक द रीअपटेक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरो ट्रांसमीटर साइनेप्स में रह सके. सेकंड, दे इनहिबिट ब्रेक डाउन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स. तो कई बार पता क्या होता है, यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर आ रहे हैं, रीअपटेक नहीं हो रहा, पर यहाँ पर वो टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जिसके कारण वो फर्दर आगे तो पहुँच ही नहीं रहे. तो हम एक तो उसको रोकेंगे कि वो ब्रेक डाउन ना हो. तीसरा, दे मॉड्यूलेट द रिसेप्टर एक्टिविटी टू इम्प्रूव मूड रेगुलेशन. इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं, ये इनके रिसेप्टर्स हैं. तो कई बार क्या होता है, ये तो अपने केमिकल्स छोड़ रहा है पर ये रिसीव ही नहीं कर रहा, ये अच्छे से उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहा, जितने अवेलेबल है उन सबको ले ही नहीं रहा. तो उनको मॉड्यूलेट करना, रिसेप्टर एक्टिविटीज, रिसेप्टर तो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग पे है ना, तो उनको मॉड्यूलेट करना, उनको कंट्रोल करना कि जितना अवेलेबल है वो ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं ताकि वेस्ट ना हो. सो फाइनल इफेक्ट क्या होगा, फिर पर्सन का मूड इंप्रूव हो जाएगा, एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाएगी, बेटर स्लीप एंड कंसंट्रेशन. क्लियर. ये डायग्राम बना के आ सकते हो तुम, इससे तीनों के तीनों तुम एक्सप्लेन कर सकते हो भी जो हमने मैकेनिज्म पढ़े हैं. अब देखो ये तुम पे है कि तुम कैसी अटेम्प्टेशन कर रहे हो. अब तुम इसको फ्लो चार्ट में भी बना सकते हो क्योंकि मैंने तो तुम्हें समझा दिया कैसे हो रहा है, बाकी तुम इसको जैसे मर्जी प्रेजेंट कर सकते हो. अब आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स. तो याद रखना 5 टाइप्स एंटी डिप्रेसेंट की. पहले आते हैं हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रोसाइकिल में फर्दर 2 आएंगे, टेट्रासाइक्लिक एंड ट्राइसाइक्लिक. पहले हेट्रोसाइक्लिक याद हो गया. उसके बाद है अटिपिकल एंड ये बीच वाले, ये बायो इनहिबिटर, SSRI, SNRI. ये 5 टाइप्स हैं. ठीक है. तो अब हम आगे इनको पढ़ेंगे डिटेल में, जो भी हमने 4 क्लासेस पढ़ी हैं. पर उससे पहले मैं तुम्हें ड्रग्स, क्योंकि ये तो क्लासेस है ना, इनके अंडर ड्रग्स आएंगी, तो उन ड्रग्स को याद करने का
तरीका है। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है ना, तो ट्राई से याद रखना, सभी ड्रग्स के जो इनके नाम होंगे उनके बीच में ट्राई आ रहा होगा, चाहे आगे आए चाहे पीछे चाहे बीच में। फिर जो मायो है उनको उनकी जो इनिशियल्स है वो TIPS है, तो टिप्स याद करना, मायो के लिए टिप्स, ये ड्रग्स के नाम याद करा रही हूँ। SSRI के लिए जिटीन, अटिपिकल के लिए डोन, SNRI के लिए फैक्सीन। सो आई होप तुम्हें ये ट्रिक याद हो गया है। अब आगे हम ना हर एक जो ड्रग क्लास है उसको डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स किए थे, राइट। उसमें तो मैंने बताया था एक ट्राईसाइक्लिक होते हैं, एक टेट्रासाइक्लिक होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, इसमें हम वैसे पढ़ना ही सिर्फ ट्राईसाइक्लिक वाला है। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें कहा था नाम देखो ड्रग क्लास का कि ट्राईसाइक्लिक है, तो ड्रग्स के नाम में ट्राई आएगा। पहला है एमिट्रिप्टाइलिन, फिर है नॉरट्रिप्टाइलिन, उसके बाद एक याद कर लो ये वाला ट्रिमीप्रेमाइन, ठीक है। ये दो याद कर लो, एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन एंड ट्रिमीप्रेमाइन। प्रेमाइन से फिर आगे और तीन है, अगर तुम याद कर सकते हो तो इमिप्रेमाइन, डेजीप्रेमाइन एंड क्लोमीप्रेमाइन। ये ड्रग्स हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। अब इनका स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो तुमने एक जनरल पढ़ लिया ना, कि अब जो हर एक क्लास कैसे कैसे एक्ट कर रही है, इस ऐसे तो नहीं है कोई 4 क्लासें बना दी, तो वो इस बेस पे बनाई है कि कौन सी क्लास क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैसे वर्क करते हैं, दे इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, देयरफॉर इंक्रीजेस द सिनेप्टिक लेवल ऑफ बोथ। क्लियर हो गया होगा यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का जो उसका रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे हैं, मतलब जो पहला वाला था ना, हमने 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़े ना, ये पहले वाला फॉलो कर रहे हैं, उनका रीअपटेक को इनहिबिट कर रही है, जिसके कारण क्या होगा, सिनेप्टिक स्पेस में उनके लेवल इंक्रीज रहेंगे दोनों के। अब इस क्लास को हम कौन से केसेस में देते हैं, पहला है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के केस में, दूसरा क्रॉनिक पेन सिंड्रोम। पेन सिंड्रोम में अब इसको क्यों दे रहे हैं, देखो पेन सिंड्रोम जैसे कि न्यूरोपैथिक पेन होगी, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, उन केसेस में हम इसलिए देते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, ये क्या कर रहे हैं, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स को रेज कर रहे हैं। एंड जो ये सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के नेचुरल पेन सप्रेशन सिस्टम होते हैं, तो ये क्या करेंगे, पेन को सप्रेस करेंगे, इसलिए हम क्रॉनिक पेन सिंड्रोम के केस में भी इनको दे देते हैं। उसके अलावा माइग्रेन, प्रोफाइलैक्सिस, इंसोम्निया एंड OCD, ये तो तुम सभी में ही देखोगे, माइग्रेन, इंसोम्निया, OCD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये तो सभी में ही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मायो इनहिबिटर, दैट इज मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये मैंने तुम्हें ऐसे याद कराया था, मायो टिप्स, ऐसे याद कर लो टिप्स। सो टी से क्या है, ट्रेनाइल सायोप्रोमीन, और उसके बाद I से आइसोकार्बोक्साजिड, फिर P से फिनाल्जीन एंड S से सैलिजिलीन, ठीक है। तो ट्रेनाइल सायोप्रोमीन, आइसोकार्बोक्साजिड, फेनाल्जीन एंड सैलिजिलीन, ये आते हैं मोनोअमीन इनहिबिटर से, मायो टिप्स। जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनके नाम के जैसे ही है। ये क्या करेगा, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, देखो नाम से क्लियर है किसको इनहिबिट कर रहा है, ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज को। मोनोअमीन ऑक्सीडेज क्या है, एक तरीके के एंजाइम्स है, 2 एंजाइम्स आते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज के, मायो A एंड मायो B। ये उनकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, क्यों, क्योंकि ये पता क्या करता है, ये सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन जो हमें चाहिए ना, ये उनका ब्रेक डाउन करता है, तो हम इनके रिलीज को इनहिबिट कर देंगे। अगर ये बनेंगे ही नहीं तो वो टूटेंगे ही नहीं, और वही जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। इनको हम कब देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मायो इनहिबिटर्स ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, अटिपिकल डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स, इनके केस में देते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, वो डिप्रेशन होता है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट करके देख लिया पर वो ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक है, डिफरेंट रिजीम्स चला ली डिप्रेशन के अगेंस्ट, पर उसका डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, तो फिर हम कौन से देते हैं, मायो इनहिबिटर्स देते हैं। तो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन एंड अटिपिकल डिप्रेशन, मतलब देखो जहाँ भी तुम्हें वर्ड अटिपिकल दिख जाए, मतलब जो बाकी सारी मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं ना बाकी ड्रग्स, या यहाँ पर ये जो बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन होते हैं, वो जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ये अलग ही कर रहा है, अटिपिकल है। टिपिकल ये जो करना चाहिए उससे थोड़ा यूनिक, तो अटिपिकल का मतलब ये होता है थोड़ा यूनिक। तो अटिपिकल डिप्रेशन एक ऐसे का यूनिक डिप्रेशन होता है, क्यों, क्योंकि नॉर्मली डिप्रेशन के केस में क्या होता है, लोगों का जो मूड होता है वो डिप्रेस्ड ही रहता है ना, बट इन केसेस में, इसके केस में क्या होता है, जो पर्सन का मूड होता है वो चेंज हो सकता है, अगर कोई उसके साथ कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो ना तो उसका मूड ठीक हो जाता होता है।
और उसके अलावा बाकी के केस में लोग खाते नहीं हैं, बट इसके केस में पर्सन ओवर ईटिंग करता है। उधर वाले केसेस में लोग सोते नहीं हैं, इंसोम्निया हो जाता है उनको, बट अटिपिकल डिप्रेशन के केस में लोग ओवर स्लीपिंग करते हैं, ठीक है। और मतलब ऐसे सारी चीज़ें जो नॉर्मली नहीं होती बट अटिपिकल डिप्रेशन में होती है। तो अटिपिकल डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम मायो इनहिबिटर्स देते हैं, सोशल एंग्जाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स के केस में भी। उसके बाद आते हैं SSRIs। SSRI मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो मैं मैकेनिज्म नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि ये सिर्फ सिलेक्टिवली सेरोटोनिन का ही रीअपटेक इनहिबिट कर रहे हैं, बाकी नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन का नहीं, सिर्फ सेरोटोनिन का रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे हैं। ये मैंने तुम्हें ऐसे याद कराया था, SSRIs के लिए जिटीन याद रखना, फ्लोजिटीन, पैरोजिटीन, ये दो याद रख लो, ठीक है, फ्लोजिटीन एंड पैरोजिटीन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही जो भी बताया, सिलेक्टिवली इनहिबिट सेरोटोनिन रीअपटेक, देयरफॉर विल इंक्रीज द सेरोटोनिन लेवल्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ। ये भी वही मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के केस में हम इसको देते हैं। अब आती है अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। यहाँ पर भी नाम अटिपिकल है ना, ये भी कुछ इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा यूनिक ही होगा। तो सबसे पहले तो अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के लिए तुम डोन याद रख लो, ट्रेजाडोन, विलेजोडोन एंड नेफाजोडोन, ये डोन याद रख लो। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक्ट ऑन द वेरियस न्यूरो ट्रांसमीटर्स एग्जाम्पल डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन वाया यूनिक पाथवेज, वो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तो पहले इसको देते कब है वो देखो। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अगेन, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, ठीक है, वो भी देख लिया, एंजाइटी, इंसोम्निया, स्मोकिंग सीजेशन, तो इन सब के केस में हम इसको देते हैं। तो अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझो। देखो जो पहले वाले थे वो क्या कर रहे थे, किसी एक चीज़ पे या तो वो उनका रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे थे या उनकी ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर रहे थे, पर ये पता क्या कर रहा है, ये सब कुछ इकट्ठे ही कर रहा है। ये एक अकेला ऐसा ड्रग है जो नंबर ऑफ पाथवेज लेकर बैठा हुआ है, ये सब कुछ ही कर रहा है कि उनका लेवल मेंटेन रहे। तो ये डिफरेंट पाथवेज फॉलो कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले है सीरोटोनिन रिसेप्टर मॉड्यूलेशन। ये क्या कर रहा है, सीरोटोनिन के रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट करके कह रहा है कि तुम जितना सीरोटोनिन अवेलेबल है उसको लो और सबसे अच्छे वाला जो इफेक्ट है उसको कॉज करो, ठीक है। सीरोटोनिन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेशन की कुछ भी वेस्ट ना करो, जितना है सभी जितना अवेलेबल है उसको यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन्हेंसमेंट उसको भी कर रहा है, मतलब ये सीरोटोनिन पे भी वर्क कर रहा है, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन तीनों पे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन की इन्हेंसमेंट कैसे करवा रहा है, मतलब कैसे उनका जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करा रहा है, थ्रू डोपामिन रीअपटेक इनहिबिशन एंड थ्रू नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिशन। बस क्लियर हो गया। उसके बाद आता है थर्ड, ग्लूटामेट पाथवे मॉड्यूलेशन। होता क्या है कि ग्लूटामेट भी एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर ही है, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन है, बट अगर ग्लूटामेट नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो ये एक डिप्रेसेंट इफेक्ट कॉज करता है। तो इसीलिए अब हम अगर डिप्रेसेंट इफेक्ट आया मतलब ग्लूटामेट ऑब्वियसली इंक्रीज ही हुए होंगे, तो ये कैसे वर्क कर रहा है, उन ग्लूटामेट को डिक्रीज करके, उनके लेवल्स को डिक्रीज करके, कैसे, थ्रू एन-मिथाइल डी-एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागनिज्म। मतलब इन रिसेप्टर्स पे इस ग्लूटामेट ने लगना होता था, तो हम इन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देंगे। अगर ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए तो ग्लूटामेट चाहे बने ना बने उसका आगे इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो ये ग्लूटामेट पाथवेज को भी मॉड्यूलेट कर रहा है। और फिर कंबाइंड रीअपटेक इनहिबिशन, सबके रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा है एंड रिसेप्टर्स मॉड्यूलेट कर रहा है। तो देखो कितना यूनिक है, ये सभी चीज़ें कर रहा है, मतलब ये अपनी तरीके अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा है कि उनका लेवल मेंटेन रहे, इसलिए ये अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं, वो अभी करिए हमने SSRIs, जिसका मैंने कहा था जिटीन याद रखना, इनके लिए फैक्सीन याद रखना। SNRIs के लिए सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। वही अब इसमें सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को ये इनहिबिट करेंगे, नाम से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ताकि दोनों का लेवल मेंटेन रहे, पर्सन का मूड रेगुलेटेड रहे। तो इनमें आते हैं वेंलाफैक्सीन एंड डेसवेंलाफैक्सीन, ये दो याद रख लो, ठीक है, वेंलाफैक्सीन एंड डेसवेंलाफैक्सीन। जनरल इंडिकेशन अगेन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, क्रॉनिक पेन, फॉर एग्जांपल फाइब्रोमाइल्जिया, इन केसेस में हम सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को देते हैं। अब आती है कंबाइंड इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अभी तक जो हमने पढ़ी इंडिकेशन सबको कंबाइन कर दो। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर GAD जिसको हम कहते हैं, इसको हम MDD कहते हैं, इसको GAD कहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर OCD के केस में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब कोई ऐसे जो पर्सन कोई भी उसके साथ एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसके बाद जो पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है, तो उस केसेस में हम पहले से ही देने लग पड़ते हैं उसको।
या कुछ अगर उसके अभी सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो स्ट्रेस में जा रहा है, बहुत एंग्जाइटी ले रहा है, तो उस केसेस में हम ये पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, तो ब्लीडिंग जो मतलब मेंसेस होने से पहले मूड स्विंग्स तो आते ही हैं, बट ये कुछ अलग ही केस है। प्री मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होने से पहले कि कुछ वुमेन्स में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा इरीटेटेड, उनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, मतलब सीवियर मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं उनको, तो उन केसेस में हम इसको देते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के केस में भी हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, ठीक है। क्रॉनिक पेन सिम्टम पहले ही देख लिया, न्यूरोपैथिक पेन एंड फाइब्रोमाइल्जिया। माइग्रेन के केस में, स्मोकिंग सिसेशन के केस में ये एक ड्रग है ब्यूप्रोपियन, वो हम देते हैं। और टिपिकल एंटी डिप्रेशन देख लिया था हमने, मायो इनहिबिटर्स दे रहे हैं। इंसोम्निया के केस में ये ट्रेजाडोन हमने किस में पढ़ा है, और टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के केस में, तो वो इंसोम्निया के केस में दे रहे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन सबसे पहले मायो इनहिबिटर्स के केस में, अगर पर्सन को मायो इनहिबिटर चल रहे हैं, अगर पर्सन को SSRIs, SNRI या TCA दैट इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट चल रहे हैं, या पर्सन टायरामीन रिच फूड्स, मतलब ये भी एक तरीके का अमीनो एसिड है जो सर्टेन फूड्स लाइक प्लम्स में, स्पिनच में प्रेजेंट होते हैं, तो इनके केस में मतलब अगर ये वाले ड्रग्स चल रहे हैं या टायरामीन रिच फूड पर्सन खा रहा है, तो हम मायो इनहिबिटर नहीं देते, क्योंकि इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस या सीरोटोनिन सिंड्रोम, तो इसके केस में हम फिर नहीं देंगे, नहीं तो ये एडवर्स इफेक्ट आएगा। फिर आते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये हम कब नहीं देते, अगर पर्सन को पहले ही कार्डियक कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज है, सीधा बोलूँ तो मतलब पर्सन को हार्ट ब्लॉक के चांसेस है, तो नहीं देते। क्यों? हार्ट ब्लॉक में वैसे कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो रही होती। फॉर एग्जांपल वहाँ से ऐसे नोड सिग्नल तो भेज रहा है, बट AV नोड तक आते आते सिग्नल डिले हो रहा है, तो मतलब प्रॉपर सी कंडक्शन नहीं हो रही, तो ऊपर से हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हैं जो कि सोडियम चैनल्स पे इफेक्ट शो करते हैं, तो इससे क्या होगा, सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट खाने से, तो ऑलरेडी कंडक्शन सिस्टम एबनॉर्मेलिटीज है, ऊपर से हम सोडियम चैनल्स ब्लॉक करवा रहे हैं TCA देके, तो पर्सन की तो डेथ भी हो सकती है, हार्ट पूरा 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है इन केसेस में, तो हम नहीं देते। सिमिलरली रिसेंट MI के केस में भी हम इसलिए नहीं देते। फिर आते हैं ग्लूकोमा, ये हमने पहले भी किया है पिछली वीडियोस में। जो TCA होता है, इसका भी एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट होता है। एंटी कोलिनर्जिक का मतलब क्या होता है, जब एसिटाइलकोलिन का रिलीज ब्लॉक हो, तो ये क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ब्लॉक करते हैं TCA, जिसके कारण क्या होगा, आई में सिलियरी मसल्स होती है ना, वो डायलेट हो जाएगी। तो ग्लूकोमा के केस में क्या हो रहा होता है, द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस वो कम हो गई होती है, जिसके कारण और वहाँ पर ब्लॉकेज हो गई होती है, जिसके कारण जो एक्वस ह्यूमर है वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा होता, तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हुआ होता है ग्लूकोमा के केस में। अब हम क्या दे रहे हैं, TCA दे रहे हैं, जिसके कारण सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, तो द स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया और डिक्रीज हो जाएगी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पर ब्लॉकेज हुई पड़ी थी, फ्लूइड तो निकल नहीं पा रहा था, ऊपर से हमने उसकी स्पेस भी कम कर दी, तो ये तो लाइफ थ्रेटनिंग ये तो बिल्कुल ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है ना ग्लूकोमा, तो इसलिए क्योंकि TCA का एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, ग्लूकोमा के केस में नहीं देते। यूरिनरी रिटेंशन के केस में भी सेम, क्योंकि TCA का एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, अभी मैंने बताया, तो ये क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर की जो डिट्रूसर मसल्स हैं उनको कंट्रैक्ट नहीं होने देगा, अगेन सोडियम चैनल ब्लॉक करके, तो उसके कारण क्या होगा, सो वो यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। तो अगर किसी को पहले से ये प्रॉब्लम है तो हम नहीं देंगे TCA। तो मेन TCA क्यों कब नहीं देते, जब भी किसी पर्सन को ऑलरेडी वो सिम्टम्स आ रहे हो जो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट से और वर्सन हो जाए, क्योंकि TCA का एक एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है। उसके बाद है SSRI या SNRI, ये हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स में नहीं देंगे, ये तो तुम खुद भी सोच सकते हो। देखो, क्योंकि SSRI एंड SNRI कर क्या रहे थे, ये डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नॉरेपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज कर रहे थे, सिर्फ यही दो नहीं, बाकी सारे भी तो यही कर रहे थे, है ना। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में मैंने बताया था ना, एक फेज होता है मेनिया का, तो मेनिया का फेज कब आता है, जब इनका लेवल इंक्रीज हो, तो ये ड्रग्स भी तो यही काम कर रहे हैं, उनका लेवल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अगर किसी को पहले से बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो जो मेनिक एपिसोड होता है वो और वर्सन हो जाएगा, पर्सन और ही अबनॉर्मल बिहेवियर फिर शो करेगा, क्योंकि फिर सेरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरेपिनेफ्रिन के लेवल क्या होंगे, एक्सेसिवली रेज्ड हो जाएंगे, तो मैनिक वाला जो फेज है वो सीवियर हो जाएगा।
आई होप तुम्हें क्लियर हो गया। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी नहीं देते क्योंकि जो सीरोटोनिन होता है उसकी रीअपटेक को हम क्या करें, इनहिबिट कर रहे थे, है ना, ये देखें। तो प्लेटलेट्स को सेरोटोनिन चाहिए होता है ना, तो उनकी रीअपटेक नहीं हो रही तो प्लेटलेट्स तक भी सेरोटोनिन नहीं पहुंच रहा, उनको सेरोटोनिन नहीं मिला तो वो क्लॉट नहीं होंगे, इसलिए क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स आते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स को सेरोटोनिन चाहिए होता है फॉर क्लॉटिंग। हम सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे हैं ये ड्रग्स देके, तो प्लेटलेट्स तक भी सेरोटोनिन नहीं पहुंचता, तो इसलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। सैड्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स के साथ इसलिए हम नहीं देते। नेक्स्ट करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। एंटीकोलिनर्जिक्स, तो एक तो ये एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट तो कौन कॉज कर रहे थे, यहाँ पर ही अभी हमने देखा DCA कॉज कर रहा था सारे के सारे एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट, यूरिनरी टेंशन, ग्लूकोमा वगैरह। उसके अलावा क्या होता है, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी टेंशन, ब्लड विजन, तो ये साइड इफेक्ट्स होते हैं एंटीकोलिनर्जिक वाले। कार्डियक सिस्टम में ये क्या कॉज कर रहा था, टैकीकार्डिया, अरिथमिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन ये कॉज करते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में ड्राउजीनेस, सेडेशन, डिल्यूजन्स, एंड नेक्स्ट एक्किथीसिया कॉज करता है। एक्किथीसिया का क्या आपने समझा था ना मैं पिछली वीडियोस में। एक्किथीसिया का मतलब ये होता है कि पर्सन शांति से बैठ ही नहीं सकता, हमेशा रेस्टलेस ही रहेगा, मतलब वो ऐसे सीधा बिना कुछ हिलाए नहीं बैठे, कुछ ना कुछ हाथ पैर कुछ ना कुछ वो हिलाता ही रहेगा, उसको कहते हैं एक्किथीसिया। एक तरह का ये एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर है, ठीक है, जो मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर है। फिर आते हैं GI के केस में, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, जॉन्डिस कॉज कर रहा है। एलर्जिक सिम्टम्स जैसे स्किन रैशेस, जॉन्डिस एंड ग्रेनुलोसाइटोसिस, तो इनको तुम्हें वैसे भी हमने इतनी बड़ी पढ़ लिया, ये साइड इफेक्ट्स तो कुछ कॉमन है जो सभी ड्रग्स कॉज करते हैं, तो ये तो तुम्हें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की जरूरत थी, ये तो तुम्हें बस ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि एंटीकोलिनर्जिक क्या कॉज कर रहा है, कार्डियक सिस्टम में क्या कॉज कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल में, GI में एलर्जिक सिम्टम्स क्या लेकर आ रहा है, तो ये तो सभी में ही कॉमन होता है, इनका मुझे नहीं लगता था कुछ समझाना पड़ेगा मुझे, तो इनको एज इट इज याद कर लो। तो यहाँ पर हमने एंटी डिप्रेसेंट्स कंप्लीट कर लिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।